तो कहाँ तक कर लिए थे? देख कंडीशन सर ऑफ वहां तक पढ़े थे सर, कंसिस्टेंसी, एप्लीकेशन वाला सॉल्यूशन ऑफ कंसिस्टेंसी क्रैमर्स रूल ग्रामर रूल लीनियर कंसिस्टेंसी भी नहीं इक्वेशन, पढ़े। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग, क्या नाम था इसका? क्रैमर्स 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 रूल। ठीक है, अब इसके बेसिस पे आपको है ना एक मतलब प्रोसेस जो था वो बता दिया गया था कि अगर एक बार रिपीट कर दे, क्योंकि अभी इसी पे है ना थोड़ा सा डिस्कशन है, उसके बाद नए टॉपिक पे बढ़ेंगे। तो अगर अपने पास गिवन है a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू d1 और a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल्स टू d2। और ये मत सोचिएगा कि हम पिछले क्लास का रिपीट करेंगे, ठीक है? आज हम कुछ और लिखने वाले हैं, मगर है वही चीज, बस लिखने वाले हैं कुछ और। c3z इज इक्वल्स टू d3। ऐसे केस में अगर हमसे बोला गया कि तुम xyz निकालो यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड, तो हम लोग क्या लिखेंगे? x डिवाइडेड बाई, देखिएगा x डिवाइडेड बाई अ डिटरमिनेंट ऑफ d1 d2 d3, फिर यहाँ पे b1 b2 b3 और यहाँ पे c1 c2 c3। क्या आप इसको पहचाने? ये क्या है? नाम बताए थे डी है सर। यस सर, यस सर, डी है, D1 है, D1 ये D1 है। हाँ ये यस D1 सर, है। हाँ D1 फिर है। माइनस y बाई, अच्छा माइनस y क्यों लिखें, छोड़ देते हैं इसको, y बाई, ठीक है। अब क्या लिख रहे हैं? a1, जहां आप आंसर दे सके दे दीजिए। सर बीच में सेकंड में D1 D1 D2 D1 ये कौन है? यस सर, ये D2 के लिए हुआ, ये D2 है। D2 है। फिर z डिवाइडेड बाय द डिटरमिनेंट ऑफ A1 A2 A1 A2 D1 B2 थर्ड कॉलम D1 D2 D1 B2 D3 D1 D2 D3 D1 D2 D3, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आ गया कांस्टेंट का बारी, तो 1 बाई इस जगह पे D रहेगा, तो A1 A2 A3, फिर उसके बाद B1 B2 B3 और लास्टली हम लोग को मेंशन कर लेना है किसको? C1 C2 C3। तो अब यहाँ आपको ये समझ में आ रहा है ना कि अगर x निकालना है तो हमको क्या करना है? d1 बाई डी करना है, y निकालना है तो d2 बाई डी करना है, और अगर z निकालना है हमको तो हम क्या करेंगे? d3 बाई डी। जबकि हमको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो ऑलरेडी आपको यानी ये नॉलेज में है कि अगर फर्स्ट कॉलम रिप्लेस होता है तो वो d1 होता है, सेकंड कॉलम रिप्लेस होता है तो वो d2 होता है, थर्ड कॉलम रिप्लेस होता है वो d3 होता है, और अगर वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को यूज करते हैं तो उसको डी कहते हैं, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट था अपना, बस अप्लाइड। इसी मेथड को हम लोग बोलते हैं क्रैमर्स रूल, और यही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी कहलाता है। जब x निकालना है तो फर्स्ट वाला गेट इक्वल टू लास्ट वाला, जब y निकालना है तो सेकंड वाला इक्वल टू लास्ट वाला, जब z निकालना है तो थर्ड वाला इज इक्वल्स टू लास्ट वाला, ठीक है। उसके बेसिस पे कैलकुलेशन करते हैं। ये चीज हम लोग सीख लिए थे क्रैमर्स रूल में पिछले क्लास। अच्छा, अब यहाँ पे बात आ गया कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी का, कि इस केस में कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी बोल के कुछ एग्जिस्टेंसी के लिए कंडीशन भी है क्या? कंसिस्टेंसी और एग्जिस्टेंसी, तो क्या हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? नहीं। सबसे पहला नॉन होमोजीनियस, कहीं पर रखा हुआ है। नॉन होमोजीनियस का मतलब, मिनाल गुस्सा जी देखिए, नॉन होमोजीनियस का मतलब क्या होता है कि D1 D2 D2 नॉट इक्वल टू जीरो सर, नॉट इक्वल टू जीरो नॉट इक्वल टू जीरो सर, नॉट इक्वल टू जीरो। ये अच्छा, इसी में एक और बात बोले, ठीक है। इसी में अगर हम आपसे ये बोले कि D1 नॉट इक्वल टू जीरो, D2 नॉट इक्वल टू जीरो और D3 नॉट इक्वल टू जीरो, क्या नॉन होमोजीनियस के लिए सेकंड स्टेटमेंट सही होगा कि फर्स्ट वाला चलेगा? नो सर, फर्स्ट वाला जाए, तीनों एक बार एक जगह होना। फर्स्ट वाला चलेगा, थर्ड वाले का ना कोई भरोसा नहीं है। हम लोग तो देखे हैं ना कि एलिमेंट में भी नॉन जीरो होता है, मगर उसके बावजूद क्या होता है? डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो आता है। हम लोग नहीं देखे? यस सर, हाँ। इधर ही कहीं देखिए, ये रहा इतना बड़ा सा, ठीक है। देखिए कहीं भी जीरो नहीं है,
मगर इसका वैल्यू कितना आया 0। इस कारण से आप डिटरमिनेंट के मेथड पे ना जाएं, बल्कि आप किस पे जाएं, कांस्टेंट्स क्या है, कांस्टेंट्स के बेसिस पे आप बेसिकली इसको बोलेंगे कि ये कैसा है, नॉन होमोजीनियस। ठीक है, कांस्टेंट्स के बेसिस पे। अब इसमें जो कंडीशंस बनता है वो क्या है, सबसे पहला इफ डी नॉट इक्वल टू 0, क्या लगता है आपको कैसा सॉल्यूशन होगा? सर यूनिक unique सॉल्यूशन solution. एग्जिस्ट, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट। जो अभी इसके ऊपर सॉल्व कर रहे थे, ये निकाल रहे थे ना एक्स वाई जेड, ये वही केस। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट, हेंस या देन सिस्टम कंसिस्टेंट की इनकंसिस्टेंट, So consistent. कंसिस्टेंस कारण है इसका वैल्यू निकल रहा है। ठीक है, कंसिस्टेंट क्योंकि उसका वैल्यू निकल रहा है। दूसरा, अगर डी 0 हो जाए और साथ ही साथ इनफाइनाइट सॉल्यूशन D1 कंसिस्टेंट और इनफाइनाइट D2 और D3 either any one, कोई भी एक, either one not equal to 0, not equal to 0, इनकंसिस्टेंट हो तो जाएगा। वैसे केस में सिस्टम क्या होगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा सर, इनकंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट सर, इज इनकंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट होगा तो सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, नहीं नो होगा। सॉल्यूशन होगा No सर। नो solution. सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, क्या नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। चलिए थर्ड वाले पार्ट में आते हैं। अगर डी मेरा 0 है और साथ ही साथ D1 और D2 और D3 भी 0 हो गया, तो वैसे केस में सिस्टम कंसिस्टेंट की इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट सर। कंसिस्टेंट इनफाइनाइट सिस्टम कंसिस्टेंट, और कितना सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। Infinite. सॉल्यूशन, और उसके साथ इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये सब चीज आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट लिखे ना, ये लिखने आपको नहीं देगा, ये लिखने आपको नहीं देगा, ये आपसे नहीं पूछेगा, मगर ये क्वेश्चन में लिखा रहेगा। और जब ये क्वेश्चन में लिखा रहेगा तो आपको कंडीशंस यूज करना होगा, जैसा मैट्रिक्स में बताया। ठीक है, वैसे ही इससे क्वेश्चन आता है। बाकी ये कोई बड़ा चीज नहीं है, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, काम खत्म हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा याद करना है, आधा से ज्यादा तो आप ही आंसर दे रहे हैं। ठीक है, बी, अगर बाय द वे D1 D2 D3 0 हो जाए, क्या बोलते हैं उसको, Sir, homogeneous. homogeneous system is homogeneous system of equation। सही है, ये होगा। और अगर होमोजीनियस हो गया, तो कोई बोले या नहीं बोले, D1 D2 और D3 अपने आप 0 हो जाएगा। सर कैसे गारंटी देते हैं? यस सर। यस सर, एलिमेंट उसमें 0 नहीं, एक रो हाँ, एक रो का क्योंकि ये पूरा का पूरा एक कॉलम 0 हो जाएगा ना। यस सर। यस सर। और प्रॉपर्टी में क्या पढ़े थे कि अगर डिटरमिनेंट का एक रो या कॉलम अगर 0 होता है तो पूरा डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। 0। 0. ठीक है, तो D1 0 हो ही जाएगा, इसके कारण D2 0 हो जाएगा, और बगल वाले के कारण D3 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? Yes sir. तो जब कभी भी स्मॉल लेटर का D1 D2 D3 0 होता है, तो कैपिटल लेटर का जो D1 D2 D3 होता है, यानी जो डिटरमिनेंट वैल्यू होता है, वो भी 0 होता है। तो होमोजीनियस सिस्टम में स्मॉल और कैपिटल दोनों D 0 होता है। ठीक है, स्मॉल और कैपिटल दोनों DIs 0 होता है, सॉरी DIs बोल रहे हैं। ठीक है ना, D1 D2 D3 वो 0 होता है। अब इसमें कंडीशन क्या बनता है, अब तो रह गया केवल D पे बात। तो D अगर कुछ करेगा तो दो ही चीज कर सकता है ना, या तो इक्वल टू 0 या नॉट इक्वल टू 0। समझे क्या? यस सर। हाँ Yes sir. if D equal not equal to 0, if D सर तब सब 0 हो जाएगा। पहला बोलिए सिस्टम कंसिस्टेंट की इनकंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट Consistent होगा. सिस्टम कंसिस्टेंट कैसे पता लग गया? सर 0 Not बाय equal 0 to नॉन 0 0 है। 0 हो जाएगा। होमोजीनियस चाहे मैट्रिक्स का हो या फिर डिटरमिनेंट का हो, इसमें दोनों कंडीशन हमेशा कंसिस्टेंट ही होता है। ठीक है, और वैसे आप निकाल के चेक भी कर लिए थे, सिस्टम कंसिस्टेंट होगा एंड कंटेन कितना सॉल्यूशन? The unique solution. यूनिक सॉल्यूशन, only one ट्राइवल सॉल्यूशन। और वो क्या होगा, वो D इक्वल टू, सॉरी X इक्वल टू
x इक्वल टू y X इक्वल equal to टू y z equal इक्वल to z टू equal to जीरो, याद आया? Zero, yes Yes, yes sir. उसके बाद Yes, में एक sir. छोटा सा बात बताए ना आपको, x हम लोग क्या जानते हैं, d1 by d जानते हैं ना? d1 by d है सर, वही Yes, तो बोले sir. जीरो d नॉट इक्वल टू जीरो है, मान लीजिए 2 है, मान लीजिए d का वैल्यू 2 है, ठीक है, इतना हम लोग को फर्क नहीं, मगर इतना तो आपको पता है ना कि d1 0 है, तो 0/2 क्या आएगा, 0। Zero. जब y आप निकालिएगा तो d2/d वो भी क्या हो जाएगा, 0। और जब आप z कैलकुलेट कीजिएगा तो d3/d वो भी 0 होगा ना, Yes. ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पे ट्राइवल सॉल्यूशन होगा। तो कब ट्राइवल सॉल्यूशन होगा, जब होमोजीनियस सिस्टम में डिटरमिनेंट d का वैल्यू नॉन जीरो आए, पॉजिटिव नेगेटिव व्हाटएवर हमको फर्क नहीं पड़ता, बस नॉन जीरो होना चाहिए, वैसे केस में ट्राइवल सॉल्यूशन मिलता है। दूसरा है कि इफ d इज इक्वल्स टू 0, क्या लगता है, सिस्टम कंसिस्टेंट की इनकंसिस्टेंट? Inconsistent. हम सुन लिए, डिफाइन हो जाएगा। लिखे क्या है वो भी देख लीजिए। कोई सवाल वाल नहीं पूछना है। बताइए सर कैसे ये सिस्टम आपको कंसिस्टेंट होगा, homogeneous ऊपर अभी क्या बोले कि सर, जो homogeneous होमोजेनियस है सिस्टम इसलिए। है उसमें हमेशा कंसिस्टेंट होता है, हमेशा Yes, एग्जिस्ट sir. करेगा, हमेशा सॉल्यूशन देगा ही देगा, ठीक है। यस अच्छा, और कितना सॉल्यूशन? contains sir infinite इनफाइनाइट नॉन Infinite ट्राइवल हो जाएगा। non trivial sir ठीक है, इनफाइनाइट नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन होगा। और निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, Let z equal k. y में से किसी को k सर किसी को K ले लेना है। सेट करेंगे। तो फॉर Times लिख में सकते z हैं में से- कि फॉर कैलकुलेशन ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन, फॉर कैलकुलेशन ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन हम लोग अज्यूम कर लेंगे एक्स वाई जेड में से, देखे थे ना आप उस समय मैट्रिक्स में पढ़ रहे थे, यस सर यस जनरल तौर पे जेड को लेते हैं, मगर बाय द वे हाँ, जेड को लेने अगर के z बाद भी नहीं हुआ जीरो तो आ रहा दूसरा है, लेंगे। तो हम लोग दूसरे वेरिएबल को लेते हैं, y या x को ले सकते हैं सर तो लेट जेड इज इक्वल्स टू के, ठीक है, एंड देन सॉल्व, तब उसके बाद सॉल्व करना है। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन सफिशिएंट है, ज्यादा इसमें माथापेची नहीं करना है, क्योंकि लगभग इसका सारा का सारा क्वेश्चन है ना, जो भी आएगा वो इतने में सिमट के रह जाएगा, ठीक है, सब क्वेश्चन इतने में सिमट के रह जाएगा। मगर ये नीचे वाला क्या कर रहा है, ये आपके क्वेश्चन में प्रेजेंट रहेगा, तो आपको बस चेक करके अननोन निकालना होगा। याद है लैम्डा कैलकुलेट करते थे, yes sir. sir बस Yes, वैसे ही sir. क्वेश्चन आएगा। तो जब वहां टाइम दे दिए हैं उसी के जैसा ये भी है, तो यहाँ टाइम नहीं देंगे, ठीक है, दूसरा चीज पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन बस ले लेते हैं, लिखा क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू, यहाँ पे है 3, फिर उसके बाद 2x प्लस ये 2y लिखा था, यहाँ 4y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे लिखा हुआ है 3x प्लस 6y प्लस माइनस 2z इज इक्वल्स टू -1। तो बोला गया फाइंड सॉल्यूशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। अब देखिए एक क्वेश्चन हम आपको दिए, बस ये आपका है, अब हमको नहीं पता कि पांचों में से कौन सा कंडीशन लगेगा, याद है ना, नॉन होमोजीनियस का 3 और होमोजीनियस का 2, कुल मिला के 5 कंडीशन हुआ। आप डिसाइड कीजिए, आप बनाइए, हमको आंसर दीजिए, बस आंसर से मतलब सॉल्व कीजिए सब कोई। और कहीं नहीं समझ में, एक अच्छा सा जब तक एक्सक्यूज नहीं दीजिएगा तब तक हम मानने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। आप केवल हमको बोले कि सर डी 0 आएगा, वो तो हमको पता है, ठीक है, डी निकालेंगे 1 2 3 आएगा, और यहाँ पे 2 4 6 आएगा, जिसका रेशियो सेम है, इस कारण से डी तो 0 आएगा ही आएगा। तो ये 0 हो गया, हम ज्यादा इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, कारण यहाँ बाय द प्रॉपर्टी हमको ये पता है कि जो C2 है दैट विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम द C1, ये हमको पता है, ठीक है, तो डायरेक्ट कोई इवैल्यूएशन। मगर इसके बाद थोड़ा हम 1 मिनट आपको दिखा दे कि अगर डी 0 होता है तो भी तो 2 कंडीशन होता है ना, यस सर, 2 तो डी कंडीशन 0 के बेसिस पे आप आंसर देने का कोशिश ना करें, क्योंकि ये नॉन होमोजीनियस है। तो वैसे केस में आपको D1 भी कम से कम निकालना होगा, तीनों का जरूरत नहीं है, मगर Second वाला D1 होगा। एटलीस्ट निकालना होगा। तो D1 में क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट्स को पुट करेंगे, 3 1 -1,
फिर Yes, कितना sir. 2 4 2, 6 है 4, 6. और फिर 1 डज 3 नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा ना? ये नॉट इक्वल टू 0 आएगा, ये हमको भी पता है ना, नॉट इक्वल टू Yes, 0 sir. आएगा ना। अब Yes, देखिए, 60 आया। तो अगर क्या लिखा अब क्या है ना कि यहाँ पे क्या लिखा है थोड़ा आप पढ़े कि इफ d इक्वल टू 0 एंड आइदर ऑफ d1 d2 d3 आइदर मतलब कोई एक कोई एक भी आ जाएगा भी तो नो अगर यहाँ सॉल्यूशन हो नॉन जाएगा। जीरो हो जाएगा तो सिस्टम कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट होगा तो कुछ सोल्यूशन नहीं होगा। नो सॉल्यूशन नो हो सॉल्यूशन जाएगा। सर। तो यही चीज हम लोग को लास्ट में यहाँ मेंशन कर देना है। हम लोग लिखेंगे सिंस, लिखना पड़ेगा आपको, सिंस d इक्वल टू 0, सब्जेक्टिव का बात है, d1 नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड कंटेन नो सॉल्यूशन एंड हैज नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा इसके पास। समझ में आया क्वेश्चन कैसा है तो किस तरीके से बिहेव करना है, ठीक है। चलिए आगे का बात और कर ले। चलिए अब सेम क्वेश्चन फिर से एक बार, ठीक है, मगर लिख देते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं ऐसा ही कुछ, x प्लस 5y माइनस z इज इक्वल्स टू 0, फिर x माइनस x माइनस 5y प्लस z इज इक्वल्स टू 0, माइनस z ये भी है, और फिर लिखा हुआ है x प्लस 5y माइनस 7z इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व कीजिए तो, सॉल्व करना है यूजिंग क्रैमर्स रूल। आपको देख के पता चल रहा है कि ये कैसा है, होमोजीनियस, Homogeneous. होमोजीनियस। इसको भी लिख लेने देते हैं, 1 माइनस 1 1, ये 5 माइनस 5 5, ये तो देख के हमको पता चल रहा है कि 0 आएगा। यस सर, यस सर, वही ना 0। तो D अगर आपके पास 0 आ गया बाय द प्रॉपर्टी, क्योंकि फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम का रेशियो सेम है, ठीक है, क्यों, कारण भी दे दीजिए ना, कारण दे दीजिए कि C2 जो है ना वो 5 टाइम्स C1 है, इस कारण से D 0 आएगा। और होमोजीनियस में अगर D 0 आता है तो क्या होता है, सर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो तो जाएगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो किसी ना किसी को तो कुछ मानना पड़ेगा ना हम लोग को, फिर यस सर, के को माने, सर जेड को क्या मान लेता है? जेड को, जेड को मान के फिर फंस जाएंगे हम सर वाई को मान लीजिए, वाई सर y को मान लीजिए सर। जेड को 0, एक मिनट सब कोई समझ ले थोड़ा, जेड को मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लिए, तो देखिए क्या आएगा, आएगा उस समय फिर अपने पास कि x प्लस 5y और माइनस x माइनस 5y, फिर तो दोनों आइडेंटिकल हो गया ना। यस सर, यस सर। इसलिए या तो x को और नहीं तो y को आप के मानेंगे। तो वैसे केस में क्या करेंगे, फॉर द इनफाइनाइट सॉल्यूशन लेट एनी वेरिएबल y इज इक्वल्स टू k। तो जब y को k आप मान ही लिए है तो फर्स्ट वाला अपने पास बचा क्या, x माइनस z इज इक्वल्स टू माइनस 5k, और सेकंड वाला क्या बचा, माइनस x माइनस z इज इक्वल्स टू 5k। अब लालच में मत फंसिएगा, डायरेक्ट ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके मत सॉल्व कीजिएगा, मार्क्स नहीं मिलेगा। तो फिर से डिटरमिनेंट मेथड है, तो डिटरमिनेंट तो हम ले लिए थे, अब e ले रहे हैं, d को अब छोड़ के क्या ले रहे हैं, e, तो e आएगा 1 माइनस 1 माइनस 1 और माइनस 1, ऐसा हो जाएगा। अच्छा अब इसको एक बार सॉल्व कर ले, तो माइनस 1 और यहाँ से माइनस 1 माइनस 2 आएगा e। अच्छा अब इसके साथ e1 चाहिए, e1 कितना होगा, माइनस 5k 5k माइनस 1 चलिए सॉल्व करें, तो ये कितना आया, 5k प्लस 5k 10k। फिर e2 चाहिए, e2 कैसे आएगा, सेकंड 1 माइनस 1 माइनस 5 1 माइनस 1 माइनस 5k माइनस 5k और 5k, ये आ गया। अच्छा यहाँ पे देखिए ये कितना आया, 5k और माइनस 5k 0 हो जाएगा ना, 0। यस सर। अब हम लोग का अगर निकलेगा तो x निकलेगा, और कैसे निकलेगा, क्या फॉर्मूला लगेगा x का,
D1 by D. E1 by D, E1 by E. E1 by E हो जाएगा, यस। प्रोनाउंसिएशन का बात है, हमको लगा आप डी बोल रहे थे, ठीक है। E1 by E तो कितना हो जाएगा 10k by -2k -5k लिख दे, Yes sir. और y कितना हो जाएगा, Sir 0. और z कितना हो जाएगा, Z0 sir. -0, यस। अरे y को k ना मान के चले थे, यस सर, Sir yes sir, Y के sir, yes sir. y के, और z जो है वो E2 by E होगा, तो 0 by -2 0 हो जाएगा। ये आपका सोल्यूशन है। Sir yes. तो जब भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन डिक्लेयर कीजिएगा ना, तो उस समय कैलकुलेशन करके जरूर दिखाइएगा, समझे, नहीं तो फिर उसका कोई मायने नहीं रह जाता है। फिर मार्क्स आपको है ना 5 नंबर का है तो वो 1 नंबर देगा, वो अब उसकी मर्जी पे, टीचर की मर्जी पे, वो कितना भी मार्क्स देगा, आप उसमें सवाल नहीं उठा सकते, ठीक है। उठाइएगा भी तो बोलेगा अच्छा ठीक है देखेंगे, फिर इग्नोर कर देगा। हम आपको भी बता रहे, होता है। तो ये था अपने पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। ज्यादा मेहनत नहीं करना है, सुनिए क्या करना है। आर डी शर्मा से क्वेश्चन नहीं बनाना है, इसका बनाना है तो बस कॉम्पिटिटिव बुक से बनाना है, डीपीपी से बनाना है। आर डी शर्मा से इसका क्वेश्चन बना के कोई फायदा नहीं है आपको। सिंगेज से होगा ना, क्या सिंगेज में होगा ना, हाँ सिंगेज अरिहंत में अब वही सर बोले, ना। आर डी शर्मा छोड़ के मतलब स्कूल लेवल का बुक छोड़ के कंपटीशन लेवल का किसी से भी बनाइए, ठीक है। ग्रामर्स रूल के लिए आर डी शर्मा में एक्सरसाइज है, मगर बना के कोई फायदा नहीं है, छोड़ दीजिए उसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट अब जो है ना सब मिसलेनियस में चलेगा। तो पहला बात कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट्स। प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट्स, तो डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट मतलब क्या, हम उसका वैल्यू निकाले, मल्टीप्लाई कर दिए, हो गया प्रोडक्ट। मगर एक्चुअल में प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट्स इन देयर फॉर्म ऑफ अरेंजमेंट, इन देयर फॉर्म ऑफ अरेंजमेंट, इन देयर फॉर्म ऑफ अरेंजमेंट, या फिर एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंटल फॉर्म में जब ये होगा तब आप इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो बात हो रहा है। जैसे मैट्रिक्स को नहीं डब्बा डब्बा मल्टीप्लाई करते थे, वैसे ही डिटरमिनेंट में भी। तो इसके मल्टीप्लिकेशन का अपना तरीका होता है, बहुत फ्लेक्सिबल होता है ये, बहुत फ्लेक्सिबल। तो प्रोडक्ट कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग रो मल्टीप्लाइड बाय रो। प्रोडक्ट कैन बी डिटरमाइंड by multiplying रो टू रो, ठीक है, रो टू रो। रो को सीधा रो से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी फर्स्ट वाले डिटरमिनेंट में भी रो लेंगे, सेकंड में भी रो ही लेंगे। दूसरा रो टू कॉलम तो भी सेम ही आएगा, ठीक है। और तीसरा कॉलम टू कॉलम, तीसरा कॉलम टू कॉलम तो भी सेम ही आएगा। तो सर किसको हम प्रेफर करें, प्रेफर कीजिएगा रो टू रो को। जब डिटरमिनेंट को एलिमेंटल फॉर्म में दिया और बोला कि वैसे ही मल्टीप्लाई करो, कुछ प्रूफ करने देगा, देखेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो उस समय आप प्रेफर किसको करेंगे, रो टू रो को। रो टू रो दिखाते हैं एक मल्टीप्लिकेशन, फिर आपको एक बनाने देंगे, उसके बाद जैसा क्वेश्चन आता है वैसा उठाएंगे। सबसे पहले मान लीजिए एक डिटरमिनेंट ए है, मे भी नाम दिया भी रह सकता है, नहीं भी दिया रह सकता है। 1 2 1, 1 - 1 0, 2 1 3। और एक डिटरमिनेंट बी है और इसमें लिखा हुआ है -1 0 -1, फिर 2 1 1, फिर 2 2 -3, ऐसा। और बोल रहा है क्या कि ए बी निकालो। तो पता है हम है ना इसमें कुछ नहीं करने जाएंगे। अगर हमसे कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछ देगा तो हम डिटरमिनेंट को उसके एलिमेंटल फॉर्म में कभी मल्टीप्लाई ही नहीं करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में आपको पता होना चाहिए कि आपको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है। आपको एक एलिमेंट निकालने के लिए 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 9 एलिमेंट निकालने के लिए आपको 27 बार मल्टीप्लाई करना है और बाकी फिर ऐड भी करना है। तो समझ रहे हैं प्रोसेस का लेंथीनेस। इसलिए अगर कंपटीशन में क्वेश्चन आया तो ए का वैल्यू निकाल लेंगे, बी का वैल्यू निकाल लेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, वो मेरा आंसर हो जाएगा। उस जगह पे ना 30 मार्क हाँ बनने का कोई जरूरत नहीं है, वो जगह ही नहीं है जहां दमखम दिखाना है, वहां शॉर्टकट में निकल जाना है। ए का वैल्यू निकाल लिए, बी का वैल्यू निकाल लिए, मल्टीप्लाई किए, आंसर टिक किया, आगे बढ़ गए, ठीक है। अदरवाइज जब रिक्वायरमेंट होगा ऊपर वाले कॉन्सेप्ट का, जहां एप्लीकेशन होगा, तब क्या करेंगे, फर्स्ट प्लेस पे R1 मल्टीप्लाइड बाई R1, सेकंड प्लेस पे R1 मल्टीप्लाइड बाई
R2, थर्ड प्लेस पे R1 मल्टीप्लाइड बाई R3, फिर उसके बाद R2 मल्टीप्लाइड बाई R1, फिर R2 मल्टीप्लाइड बाई R2, फिर R2 मल्टीप्लाइड बाई R3। समझ रहे कहां कहां से R1 R2 R3 उठा रहे हैं? यस ठीक है, फिर R3 R2 और R3 R3। जो पहले पोजीशन पे लिखा वो पहले वाले डिटरमिनेंट का रोज है, जो पहले पोजीशन पे लिखा हुआ है ये पहले वाले डिटरमिनेंट का रोज है, ठीक है इसका। और जो दूसरे पोजीशन पे लिखा है, जो दूसरे पोजीशन पे लिखा है ये वाला दूसरे वाले डिटरमिनेंट का रोज है, ये दूसरे वाले डिटरमिनेंट का रोज है। समझ रहे हैं? ऐसा। तो अब मल्टीप्लाई कर लिया जाए और थोड़ा वैल्यू वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक ना? यही सॉल्व कर ले क्या? चलिए बनाते हैं। देखिए फर्स्ट रो विद द फर्स्ट रो कितना आया? -1 एक मिनट दिखा देते हैं। फर्स्ट रो 1 to 1 है और फिर बी का फर्स्ट रो -1 0 और 1 है, मल्टीप्लाई कीजिए, -1 है एक्चुअली, तो ये -1 प्लस 0 और फिर -1, तो ये -2 आएगा ना? यस सर। हाँ ठीक है। अच्छा अब क्या करना कि इसके फर्स्ट रो को इसके सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करना सर 5 तो 2 + 2 4 + 1 5 आएगा। फिर यस सर। इसी के फर्स्ट रो को इसके थर्ड रो से मल्टीप्लाई करना है, 2 तो 4 2 और 4 सर 1 6 - 3 हो जाएगा। 3 सर। जिसको समझने में दिक्कत होगा या डाउट होगा कि नहीं सर वहां ये होना चाहिए, एकदम बात कीजिए, ठीक है? -1 क्योंकि लंबा है। तो -1 ये आया -1 -1। अच्छा सेकेंड रो विद द फर्स्ट रो, तो -1 0 और 0, तो -1। अब सेकेंड रो बोलिए 0 सर। 1 सर 1 आएगा, 2 और -1 हो जाएगा। 1 सर सेकेंड रो विद द थर्ड रो, सेकेंड रो विद द थर्ड रो, 0 0 सर 0 फिर अब आइए थर्ड रो का बारी, थर्ड रो विद द फर्स्ट रो, सर -1 सर -1 -5 -2 और -3 आएगा। यस सर। फिर थर्ड रो विद द सेकेंड रो, सर 8 सर 8 फिर थर्ड रो विद द थर्ड रो, 0 नहीं सर -1 -3 -3 सर 4 + 2 6 -9 -3 आएगा। -9 समझ में आया कैसे करेंगे? यस सर ठीक है। चलिए इसी डिटरमिनेंट में सेम फिर से हम ए बी निकालना चाहते हैं यूजिंग कॉलम टू कॉलम, ठीक ना? सेम। चलिए बोलिए सबसे पहले प्लेस पे C1 मल्टीप्लाई होगा किससे? C1 से। C1 से तो C1 देखिए यहाँ का C1 उठाइए थोड़ा, C1 -4 को C1 से मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए यस क्या सर। है? -1 और उसके साथ 4 2 6 5 आएगा ना? 5 सर 5 आएगा। यस लिखेंगे भी C1 में, ठीक है? फिर C1 मल्टीप्लाइड बाई C2, 0 1 4 सर 5 3 सर 5 आएगा। 1 × 0 0 1 1 5 1 आएगा सर और 2 2 4। यस सर यस सर फिर फर्स्ट कॉलम विद द थर्ड कॉलम -6 -6 सर -1 +1 और -6, तो -6। फर्स्ट कॉलम का काम खत्म। अब सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे रिस्पेक्टिवली और लिखेंगे सेकंड कॉलम में, ठीक है? तो -2 सेकंड कॉलम विद द फर्स्ट कॉलम -2 -2 -4 + 2 -2 ना? -2 यस सर -3 सर उसके बाद सेकंड कॉलम और सेकंड कॉलम 1 आएगा 1 सेकंड कॉलम विद थर्ड कॉलम -10 -8 -6। -6 सर देखते हैं ना, चेक कर लेते, कोई बात नहीं। यस सर -6 ही होगा। -2 और -1 -3 और -3 -6 हो जाएगा। अच्छा अब बारी आया थर्ड कॉलम का, 5 सर 5 5 फिर उसके बाद 6 तो 6 थर्ड कॉलम -8 -8 -8 -10 होगा।
minus -10 sir, minus 10, yes sir. -10, एकदम ठीक, ठीक है। ऐसा अब हम ये चाहते हैं कि इसका थोड़ा वैल्यू निकाल लें हम लोग। तो ये 5 बार कितना आएगा, 5 टाइम्स आएगा -10 और +36 तो 26 हो जाएगा। 5 टाइम 26 कितने के बराबर, 130 और +2 टाइम ये आया -50 और यहाँ से +36 Plus 36, तो yes sir. 14 14 14 -14 और 28. +2 -28, Yes sir, Yes, minus sir. 20. ठीक है। फिर 5 टाइम ये आएगा -30 और Minus 30 +6 plus 6. -36. Minus 24 into 5. -24 5 से मल्टीप्लाई होके 120 120 minus ठीक है, 120. ये गया। हाँ 10 बचा, 18 आया ना, 2 हो जाएगा sir. हाँ सर -18 -18। चलिए अब इसका चाहते हैं, इसका डिटरमिनेंट बताते चलिए हमको। -2 टाइम -3 -6 -5 टाइम 3 -15 और +3 टाइम -8 और +5 तो -3 -39 क्या आएगा, तो -2 -3 6 तो वहाँ पे 6 होगा। ठीक है। हाँ सर अरे हो जाता है भावना। Yes sir. Yes. 3 टाइम -8 -9 और +5 ये -9 9 हो minus जाएगा. 9. -9. क्या ये -18 आया, -18 आ रहा है. Yes sir. -18 सेम आ गया। बराबर है ना, ठीक है। तो डिटरमिनेंट देखने में इक्वल नहीं लगेगा मेरे पास, मगर क्या है कि उसका बराबर। वैल्यू सेम आ जाएगा। तो Value sir. डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करने का जो तरीका होता है उसमें हम लोग रो से रो से कॉलम या कॉलम से कॉलम भी ले सकते हैं, ठीक है। डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई करने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, मगर मैट्रिक्स में एक ही मेथड होता है, रो टू कॉलम, और उसको छोड़ के और कुछ नहीं कर सकते आप। समझ में आया, नहीं समझ? यस सर सर समझ। ठीक है, एक क्वेश्चन है ना, बस बना के दिखाइए, हम बता रहे हैं क्या करना है कि अरे कुछ नहीं करना है। सुनिए, ऊपर तो दिख रहा है ए बी, Yes Yes, sir. sir. तो क्वेश्चन है फाइंड ए बी यूजिंग रो टू कॉलम। एक ही में तीनों कर लेते हैं, रो टू कॉलम। अब नया क्वेश्चन क्या लेंगे, चलिए फाइंड कीजिए। ए का रो बी के कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, ए का रो बी के कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। चलिए फाइंड करके हमको है ना फाइनल आंसर बताइएगा। फाइनल आंसर कहने का मतलब है ये वाला, आएगा तो वही वैल्यू -18. -18 आएगा -18 आएगा। -18 एलिमेंटल उसी से फॉर्म क्या है? में बताना है सर। हाँ एलिमेंटल फॉर्म में बताना। हम बोल रहे हैं फाइनल का मतलब ऐसा चाहिए हमको, अरेंजमेंट के फॉर्म में। नहीं सर एकदम फाइनल दे दो। एकदम वहां नहीं जाना है। चलिए एकदम फाइनल मैच जीत गई। ठीक ठीक ठीक, बनाना स्टार्ट कीजिए, बनाना सर स्टार्ट ऊपर कीजिए। दिखाइए सर, बी दिखाइए ना सर. क्वेश्चन दिखाए सर। आ रहे हैं एकदम 5 आराम से, 4 धीरे-धीरे। -2. 5 4 -2 5 4 -2 -3 -1 -2 से -1 आप किधर लिखे, रो में चलें कि कॉलम में चलें? रो में सर. सर रो में हाँ, 5 रो में -2 सर, रो में सर। 5 4 -2 -3 -3 -1 -1 -2 आगे 6 7 6 7 2. 6 7 -10। यहाँ डिस्प्यूट हो गया। लेकिन आप बताइए कौन कौन सा प्लेस Yes. प्लेस आप जानते हैं, 1 1 प्लेस 1 2 प्लेस ऐसे करके नाम बताइए जिसका जिसका डिफर कर रहा है। 1 1 प्लस 4 आ रहा है और 3 1 1 डिफर कर रहा है और 3 नहीं सर, 1 1 डिफर कर 5 रहा है है। सर। सर 3 3 3 1 डिफर कर रहा है। 3 1 में 3 आ रहा है। 3 1 में 3 3 3 आ डिफर रहा कर रहा है है सर। हाँ सर। और बस। 3 3 में -10 है। हाँ तो 3 3 भी डिफर कर रहा है, यही तो बोल रहे हैं। सर Yes, 3 sir. -10 होगा। यस सर उसमें और तो कुछ डिफर नहीं कर रहा है। सर -10 आ रहा है सर 3 3 से। -10 होगा सर। यस सर. सर एक ही डिफर कर रहा है। -10 होगा। -10 होगा आएगा सर वो। चलिए बढ़िया, Yes, sir. सबका आंसर वहाँ पर एकदम बढ़िया -10 आ रहा होगा है। सर। देखिए सबसे पहले जब 1 1 चाहिए तो फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम, तो ये आया -1 फिर -10 +4 3 हो गया,
3 + 2 5, इट इज करेक्ट। ठीक है, फाइव ही होगा। अब ये है 3 1 प्लेस, तो 3 1 प्लेस मतलब कि तो फर्स्ट 6 ही है। वाले मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का थर्ड रो और इसका सेकंड वाले डिटरमिनेंट का फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो 2 × -1 -2 और +2 0 0 और 6, ये 6 आएगा, 6 भी करेक्ट है। ठीक है, अब रह गया माइनस सर यहाँ -10 आएगा सर। माइनस 10 है। -10 आया सर लिख के। थर्ड रो विद द थर्ड कॉलम, -10 ही है सर। -2 और चेक करने की +1 जरूरत नहीं है। -1 -10 और -9 -10 आएगा। ये इनकरेक्ट था, -10 सर। होगा। बाकी हम चेक नहीं किए क्योंकि बाकी आपका सेम सेम आ रहा है, तो फिर क्यों चेक करने जाए, जहां पे थोड़ा Yes, sir. डिस्टर्ब है Yes, sir. वहां चेक। Yes, sir. ठीक है, ये था अपने पास। चलिए अगला क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन अपने पास ये है, बोला क्या कि प्रूव दैट, बोला प्रूव दैट। देखिए क्वेश्चन ऐसा रहता है कि इसमें पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ क्या करना है, ये लोग इतना दिमाग के साथ खेलता है। प्लस, अच्छा ये 1 + AB फिर प्लस A² B², और यहां लिखा है 1 + AC प्लस A² C²। ठीक है, फिर उसके बाद इस प्लेस पे 1 + AB प्लस A² B², 1 + AB प्लस A² B², यहाँ पे है 1 + B² B4, इस प्लेस पे है 1 + BC प्लस B² C²। इतना बड़ा सा क्वेश्चन देखने के साथ स्टूडेंट बोलता है रहने दो इसको। ठीक है, अगर किसी साल में समय बचा तो इसको हम बना देंगे। अब मान लेते हैं दे ही दिया, क्योंकि अगर आप इसमें ना थोड़ा सा पैटर्न समझ जाइएगा तो ये लेंथी है नहीं, बस वही चीज समझाना चाहते हैं, इसलिए ढूंढ के एकदम बड़ा सा क्वेश्चन निकाला है। ठीक है, और बोल रहा है कि प्रूव दैट दिस विल बी इक्वल्स टू A - B होल स्क्वायर, फिर B - C होल स्क्वायर और C - A होल स्क्वायर। ये ऐसा बोल रहा है हम लोग को प्रूफ करने कि प्रूफ करके दिखाओ यूजिंग द प्रॉपर्टी या व्हाटएवर जो भी तुमको समझ में आ रहा है उससे तुम प्रूफ करके दिखाओ, ऐसा। ठीक है, ये देके रखा है। अब देखिए इतना बड़ा सा क्वेश्चन अगर मेरे सामने लिखा हुआ रहेगा तो हम लोग को थोड़ा सा सोचना पड़ जाएगा कि हम इसको बनाए कैसे। ठीक है, तो यहां पे दिमाग में थोड़ा एक बात रखिएगा, हर एक टर्म का स्क्वायर है, मतलब कि ये पार्ट और ये पार्ट विदाउट पावर 2 किसी एक डिटरमिनेंट से निकलेगा, और वही वाला डिटरमिनेंट यहाँ पे 2 टाइम्स रिपीटेड होगा, यही डिटरमिनेंट यहाँ पे 2 टाइम्स रिपीटेड होगा। अब उस कॉन्सेप्ट को सोच के समझ के हम आपके सामने बस एक चीज प्रेजेंट करना चाहते हैं कि 1 लिखा, A लिखा और माने A² लिखा और A4, फिर से सुनिएगा 1 लिखा है, A² लिखा है, A4 लिखा है, तो कौन सा ऐसा डिटरमिनेंट का एलिमेंट होगा जिसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके ये मिलेगा, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके, क्या इसका होगा ये? हाँ सर। यस। पता है पूरा का पूरा जो है ना वो डिस्ट्रैक्ट करने वाला है। काम का चीज कहाँ है वो सुन लीजिए, इस जगह पे काम का चीज यहाँ है। काम का चीज हमेशा डायगोनल के पास होता है, बाकी सब केवल डिस्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो हम आपको पहला क्या बताएं कि जो प्रूफ करना है उसमें हर एक टर्म का पावर 2 है, मतलब कि वो टर्म्स निकलेगा और फिर से वो अपने आप के साथ रिपीट होगा, यानी एक डिटरमिनेंट में से A - B निकलेगा, B - C निकलेगा, C - A निकलेगा, और फिर वैसा ही दूसरा डिटरमिनेंट होगा जिसके कारण पावर 2 आएगा। अब भिड़ गए हम लोग उसको निकालने में, तो सिमेट्रिकल ये दिख रहा है, ये सब सिमेट्रिकल नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये सिमेट्रिकल दिख रहा है। 1 A² A4 कौन से एलिमेंट को 2 बार मल्टीप्लाई करने पे मिलता है, तो 1A और A² को, तो 1 × 1 is 1, A × A A² × A² A4 तो इन सब चीज को थोड़ा सा समझ के तब आपको फिलअप करना है कि यहाँ 1A A² होगा, तो दूसरा वाला भी तो वैसा ही है, 1B B² होगा और 1C C² होगा। तब सेकंड वाला वो तो पहले से डिटरमाइंड है कि ये आइडेंटिकल होगा जो 2 बार मल्टीप्लाइड है, B B² और 1C C²। दिखा आपको? अब क्या करें सर, अब बस इतना करना है कि आपके पास जो टर्म है 1A A², 1B B², 1C C²,
इसमें से ना वो टर्म निकाल के दिखा दीजिए, ये वाला सिंगल पावर के साथ, बस आपका प्रूव हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करें हम लोग, फर्स्ट रो में से सेकेंड रो को सबट्रैक्ट करते हैं। तो पहला काम क्या करते हैं कि R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2, और दूसरा काम क्या कर लेंगे, R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3। कोई दिक्कत है क्या? नो सर। नहीं है, बहुत देर सोच के बोले थे। बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ 1c स्क्वायर, ठीक है। कॉमन निकालना होगा तो a माइनस बी फर्स्ट रो में दिखा और b Yes, माइनस sir. सी सेकेंड B रो में minus C दिखा के second साथ 0 1 a प्लस बी के साथ 0 1 b प्लस सी, और लास्ट वाला तो अपना चुपचाप बेचारा ऐसे ही पड़ा है। लास्ट में क्या करें, R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2 करें तो मेरा c बाहर निकलेगा, a माइनस बी, b माइनस सी, और उसके बाद R1 माइनस R2 0 0, और a प्लस बी माइनस बी माइनस सी, a माइनस सी, ये आ गया 0 1 b प्लस सी, यहाँ हो गया 1c c स्क्वायर। अब आपको ये पता चल रहा है फर्स्ट रो में से a माइनस सी कॉमन निकल रहा है, b माइनस सी, और यहाँ निकालिए a माइनस सी। डिटर्मिनेंट बचा 0 0 1 का, यहाँ पे 0 1 b प्लस सी 1c c स्क्वायर। डिटर्मिनेंट सॉल्व करके वैल्यू बताइए, डिटर्मिनेंट सॉल्व करके वैल्यू बताइए, डिटर्मिनेंट सॉल्व करके वैल्यू 1 into बताइए। 0 plus 1 1 आ रहा है सर। -1 आना चाहिए। 1 तो 1 सर माइनस तो -1 आएगा। या सर हाँ -1 तो -1 आएगा, तो आप मेरा डिफरेंस देखें हम क्या लिखे हैं। यस सर उल्टा। c माइनस ठीक है, ऑलरेडी हम लोग सॉल्व किए हैं ना ऐसा क्वेश्चन, इसलिए हम है ना डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं। वो पता है कि वो क्या आएगा बगल वाला, ठीक है, -1 आएगा। ये मिला एक डिटर्मिनेंट से। अब देखिए जो हमको प्रूफ करना था वहां पे ऐसा ऐसा दो डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड था ना, वहां पे ऐसा ऐसा अपने हाँ पास सर एक और आ जाएगा सेम। दो डिटर्मिनेंट स्क्वायर मल्टीप्लाइड हो जाएगा ओवरऑल कह सकते हैं कि ये a माइनस बी का स्क्वायर होगा, b माइनस सी का स्क्वायर Yes, sir. होगा, c माइनस a का स्क्वायर। समझे, ये प्लेस होता है जहां पे आपको डिटर्मिनेंट के Yes, sir, प्रोडक्ट का बोल सकते हैं। रिक्वायरमेंट होता है। अगर आप वो नहीं कीजिएगा तो आपको टर्म देख के वैसे भी समझ में आ रहा है कि अगर आप बिना ऐसे अरेंजमेंट किए हाथ लगाएं तो पैर पे कुल्हाड़ी मारना हो गया। बन जाएगा, हम नहीं बोल रहे कि नहीं बनेगा। आप जो ये काम यहाँ किए ना वही काम कीजिए, वही काम यहाँ डायरेक्ट कीजिए, आपको कॉमन निकलता हुआ दिखेगा, मिलेगा, मगर सोचिए कितना बड़ा हो जाएगा, वो काफी लेंदी हो जाएगा, टाइम लगवा देगा। ठीक है, इसलिए डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट का आपको नॉलेज होना चाहिए। इसी के बेसिस पे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, इसी के बेसिस पे कैलकुलेशन करते हैं। कोई दिक्कत किसी को कि क्यों हम लोग प्रोडक्ट पढ़ते हैं? नहीं, नो सर। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लें, क्वेश्चन और लेना चाहते हैं, फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन पढ़ना है हम लोग को। हाँ देखिए, क्वेश्चन ये है कि बोला प्रूव दैट डिटर्मिनेंट a1 इंटू अल्फा 1 प्लस b1 इंटू बीटा 1, फिर यहां लिखा है a2 इंटू अल्फा 1 प्लस b2 इंटू बीटा 1, फिर लिखा है a3 इंटू अल्फा 1 प्लस b3 इंटू बीटा 1, ये फर्स्ट कॉलम हुआ इसका। फिर a1 अल्फा 2 b1 बीटा 2, फिर a2 अल्फा 2 और b2, फिर b2 क्या होगा? क्वेश्चन का पैटर्न तो आप देख लिए होंगे, आपको इतना तो पता चल गया होगा क्या आएगा। बीटा 2 अब b2 के साथ बीटा 2, फिर उसके बाद a3 के साथ अल्फा 2 और फिर b3 के साथ बीटा 2। मेरे सुरताल पे मत चलिएगा कि हाँ हम है ना गाना वाना गा रहे हैं, ठीक है, हम लिख रहे हैं ना, आपको वहां तक है ना सोच लेना होगा कि डिटर्मिनेंट, दो डिटर्मिनेंट, हम आपको बताएंगे कैसे पता चलेगा, मगर दो डिटर्मिनेंट सोचने का कोशिश कीजिए। इसलिए हम ऐसे लिख भी रहे क्योंकि देखना ही हम लोग को ऐसे था, a1 अल्फा 3 और b1 बीटा 3, a2 अल्फा 3 और b2 बीटा 3 और a3 अल्फा 3 और b3 बीटा 3, ये है भाई। और बोल रहा है कि प्रूव दैट दिस पार्ट इज इक्वल्स टू 0। यही वो समय होता है जहां पे 0 नहीं, आप ये बोलना चाहते हैं काशिफ कि 0 भी इसमें आएगा। कैसे आपको पता चला 0 आएगा?
आप सही बोले, आप सही बोले, पता है, मगर हम यही पूछना चाह रहे हैं बस कि आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे 0 आएगा। हम भी आपको बताएंगे ना, एक्सक्यूज देंगे। देखिए हम एक डिटर्मिनेंट यहाँ तक लिखेंगे, हम मल्टीप्लाई डाल के एक डिटर्मिनेंट यहाँ लिखेंगे। पता है अभी हम क्या किए, फर्स्ट कॉलम लिखे। फर्स्ट कॉलम कैसे लिखे, यहाँ पे हमको दिखा A1 A2 A3 और हम लिखते समय ही ये मार्क कर रहे थे ना कि एक बार मल्टीप्लाइड बाई अल्फा 1, एक बार अल्फा 2 और एक बार अल्फा 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 लिख दिए। हाँ, फिर उसके बाद B1 B2 B3, तो यहाँ पे बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3। बोलिए यहाँ तक समझे? यहाँ तक में कोई क्रॉस क्वेश्चन कि सर कैसे आया, हमको नहीं समझ में आया, ऐसा कुछ भी? नो सर, सही है। ठीक, अब तीसरा का बारी है। पता है जितना यहाँ एलिमेंट हम सब यूज कर लिए अभी तक, देखिए A1 A2 A3 B1 B2 B3 यूज कर लिए, अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा 2 बीटा 2 अल्फा 3 बीटा 3 यूज कर लिए। अब उसके बाद अगर हमको तीसरा टर्म नहीं दिख रहा है मतलब वो 0 होगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या डालेंगे, 0 डालेंगे। समझे? ठीक है, आप लिखें, बढ़िया, मगर हमको तो एक्सप्लेन करना होगा ना कि भाई 0 आएगा तो कहाँ से आएगा, कैसे हम दो डिटर्मिनेंट बनाएंगे। सीखे हैं कि डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई करेंगे और क्वेश्चन मिल रहा है कि पहले से मल्टीप्लाई किया है उसको रिजॉल्व करो। ठीक है, उसको रिजॉल्व करो कि वो दो डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स में एक्सप्रेस हो। अब थोड़ा सोच के बस एक क्वेश्चन यहाँ देख के आपको क्या पता चल रहा है कि R1 मल्टीप्लाइड बाई R1 या फिर C1 मल्टीप्लाइड बाई C1 या R1 मल्टीप्लाइड बाई C1? C1 मल्टीप्लाई बाय C1। मतलब कॉलम कॉलम दिख रहा है आपको? यस सर, कॉलम। ठीक, फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम, तो A1 अल्फा 1 फिर A2 अल्फा 2 और A3 अल्फा 3 हो जाएगा। यस सर, वो तो है, वो तो हाँ। नहीं सर, समझ गए सर, रो और कॉलम वाला, रो और सर कॉलम रो और रो में है सर। तो अब एक हाँ, बार रो देखिए, और रो और रो कोई बोला, फर्स्ट रो विद द फर्स्ट रो मल्टीप्लाई करके देखिए, A1 सर, अल्फा रो और 1 कॉलम सर रो वाला और कॉलम होगा सर। B1 रो C1। यस अरे सर, नहीं है, रो और सही रो तो तो हो बोला तो था, रहा है रो रो, रो और रो वाला, यस। सही तो बोला था, ये थोड़ा भरोसा रो कर तो रो लीजिए तो उस हो पे। रहा है। रो रो, हो रहा है। ये ऐसा है। देखिए कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, मान लेते हैं, अब तुक्का तो लगाना नहीं है, कैसे आइडेंटिफाई करें। A1 देख रहे हैं, सर पहले ठीक ही है, बोले थे सर। A1 देख रहे हैं, सर A1 तो यहाँ A1 का सारा टर्म आपको रो में दिख रहा है कि कॉलम में दिख रहा है? कॉलम में। सर कॉलम में, अरे रो में दिख रहा है यार, रो में, इसको रो ना बोलते हैं। A1 का टर्म यस मार्क, सर, रो में। यस सर, हाँ सर रो में यस दिख सर, रहा है। हाँ। A1 और यहाँ बगल अगल और मैं बगल, पूछ रहा तो सर, रो ना यस होता सर, है। यस यस सर, रो होगा। अगल ऊपर बगल नीचे बगल। रहता है तो कॉलम होता है। तो देखें A1 का Yes, sir, एक रो में। टर्म मेरे पास कैसे रो में है, तो ऑब्वियस सी बात है रो मल्टीप्लाइड बाई रो, और ज्यादा कुछ सोचना नहीं है उसमें। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन कैसा था, रो रो। अच्छा, जो अब प्रूफ करना है थोड़ा फाइनलाइज करें, तो बताइए इस वाले डिटर्मिनेंट का वैल्यू बोलिए, 0 और इस एक वाले कॉलम डिटर्मिनेंट का, 0 जीरो टू होगा। 0 0। 0। तो कुल मिला के 0 होगा। यस सर, क्वेश्चन दिया, दो डिफरेंट डिटर्मिनेंट में एक्सप्रेस किए, बाय द प्रॉपर्टी आंसर आ गया कि वो 0 होगा, हमको कुछ नहीं करना पड़ा। यही सब बेनिफिट है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में। समझ में आ रहा है? चलिए यस सर। ठीक है, अभी और पढ़ेंगे, अभी और और पढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट अपने पास है अब क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में भी डिफरेंशिएशन होता है। हाँ, डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन भी होगा, लिमिट भी लगेगा, इंटीग्रेशन भी होगा, समेशन भी लगेगा। समझ गए ना, चार चीज बचा है। उसके बाद मैट्रिक्स का इकेलॉन फॉर्म बचा है, और फिर उसके बाद ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बचा हुआ है, रैंक बचा हुआ है। ये इतना छोटा होता नहीं जितना छोटा दिखता है, पता है? तो आज पढ़ाइएगा सब।
नहीं सब आज नहीं पढ़ा आज पढ़ा ही नहीं पाएंगे। आज अगर सब पढ़ाएंगे ना तो रात का 12 बज जाएगा, जानते हैं, इतना पढ़ा है। तब ठीक है सर। डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट जहां तक हो सकेगा वहां तक आज कर लेंगे कम से कम, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, मेन सवाल अपने पास यही है कि डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। पहला मेथड, जब कुछ नहीं समझ में आए तो पहला मेथड एक्सप्रेस सॉल्व डिटरमिनेंट, then differentiate that polynomial। उस समय आप उस पॉलिनोमियल को डिफरेंशिएट कर लें, ठीक है। तो ये क्या कहना चाहता है, ये बोलना चाहता है कि अगर आपके पास लिखा है 1x2 2 1 3 फिर x1 -1 और बोला कि इसको डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या किए ना कि पहले इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लिए रिकॉर्डिंग कि 1x2 213, ठीक है, 213 और फिर उसके बाद x लिखा है ना, x1 -1 कितना होगा, तो 1 टाइम -1 और -3 -4 होगा, -x टाइम -2 और -3x तो +2x और +3x स्क्वायर हो जाएगा, फिर +2 टाइम 2 -x 2 minus x तो 4 -2x हो जाएगा। yes तो इसका मतलब है कि डेल्टा मेरे पास डिटरमिनेंट जो है वो कितना आ रहा है 3x स्क्वायर, 2x तो फिर x वाला तो कट गया और वो भी कट गया, बस सर 4 भी कटी। कांस्टेंट भी कट गया ना और x Yes. वाला भी कट गया, तो बचा 3x स्क्वायर। उसके बाद हम इसका डिफरेंशिएशन कर लिए, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ 3x yes 6x आ गया मेरा आंसर, 6x Yes, sir, 2 3 yes, just 6x. 6x खत्म। एक हाँ, तरीका सर। ये होता है, मगर अब डिटरमिनेंट में तब सीखना क्या है, डिटरमिनेंट में सीखना है कि अगर ऐसा हल्का सा प्रोसेस नहीं है, हल्का सा डिटरमिनेंट नहीं है तो कैसे सॉल्व करें। तो दूसरा प्रोसेस अपने पास ये है डिटरमिनेंट को डिफरेंशिएट करने का कि डिफरेंशिएट particular row which contain variable in single determinant। ये क्या बोलना चाहता है ना कि एक डिटरमिनेंट में तुम केवल एक ही रो को डिफरेंशिएट करो, तो दूसरे रो को अगर करना हुआ तो दूसरा डिटरमिनेंट लो, तीसरे को करना हुआ तो तीसरा डिटरमिनेंट लो। मतलब ये क्या बोलना चाहता है, अब इसको समझिए। अगर आपके पास कोई एक डिटरमिनेंट d बोल के दिया है और इसमें लिखा 1 - x, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 5, यहाँ पे लिखा हुआ है x स्क्वायर, इस प्लेस पे लिखा 2 + 3x, यहाँ पे लिखा हुआ है x -1, यहाँ लिखा है 6x, इस प्लेस पे लिखा हुआ है 0, यहाँ पे है अपने पास x स्क्वायर और इस प्लेस पे लिखा हुआ है समथिंग x³, ठीक है ऐसा। और बोला इसको डिफरेंशिएट करो। अगर इसको डिफरेंशिएट करने बोला, आप इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करने जाएंगे ना, बहुत लंबा प्रोसेस चला जाएगा। वैसे ये लंबा तो है, किसी भी तरीके से बनाइए लंबा है, ठीक है। तो अगर कभी ऐसा डिटरमिनेंट दे तो हम इसको डिफरेंशिएट किस तरीके से कर सकते हैं, तो डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट d दैट इज इक्वल्स टू फर्स्ट डिटरमिनेंट में फर्स्ट वाले रो का डिफरेंशिएशन करेंगे, फर्स्ट वाले रो का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो सेकंड को क्या करें, जैसे है वैसे ही छोड़ दीजिए, और थर्ड को क्या करें, ये भी जैसे है वैसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा। एक मिनट का टाइम लगेगा बस, ठीक है। जैसा यहाँ पे बात कर रहे थे, ये x स्क्वायर और x³ अपने जगह पे वैसे ही रह गया, ठीक है। इसके साथ में प्लस, अब क्या करेंगे कि फर्स्ट रो को छोड़ देंगे जैसे है और इस बार सेकंड रो का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ddx ऑफ 2 + 3x, फिर ddx ऑफ x -1 और ddx ऑफ 6x, ठीक है। और थर्ड वाले को वैसे ही छोड़ दिए जैसे था, इसमें कोई चेंज नहीं।
यानी कि डिटरमिनेंट के डिफरेंशिएशन करने में एक बार में केवल एक ही रो डिफरेंशिएट होता है, ठीक है, एक बार में केवल एक ही रो डिफरेंशिएट होता है। तो ये 2 + 3x रह गया, x - 1 हो गया, 6x है। यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ 0, डिफरेंशिएशन ऑफ x², और फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ x³, ऐसा, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है कि डिफरेंशिएट करके डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे और उसका वैल्यू निकालेंगे। तो पहला वाला 1 - x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? -1, So 5 का -1. 0, -1 x² का 2x, 2x 3 + 2 + 3x ना, 2 + 3x, x - 1 6x, फिर 0 x² x³ यहाँ छोड़ दिए, प्लस ये 1 - x हो गया जैसे था, फिर उसके बाद 5 है, x² है, 2 + 3x का डिफरेंशिएशन 3. x - 1 का -1 0 1 होगा. 1 होगा, यस और 6x का 6 सर 6 6, उसके बाद 0 x² और x³। चलिए थर्ड वाले में आइए, थर्ड वाले में 1 - x रह गया, 5 है, x² है, फिर 2 + 3x है, x - 1 है, 6x, 0 का 0, 0 सर 2x 2x 3x 2 और 3 सर। अब क्या करेंगे, इन Yes, sir. तीनों को चलो, एक्सपेंड करके और तब ऐड करेंगे। समझ रहे हैं बड़ा कितना है, ठीक है। यस तीनों को हाँ, एक्सपेंड करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। एक्सपैंड एंड सॉल्व आराम से कर लीजिएगा, घर पे थोड़ा टाइम लगेगा। समझ में आया कैसे हम लोग यूज करते हैं इसको? जनरल तौर पे तीनों का तीनों रो में कभी आपको वेरिएबल नहीं देगा। वो क्या करेगा कि वो आपको प्रोवाइड करेगा किसी एक पर्टिकुलर रो में, ठीक है, और ज्यादा नहीं देता। अच्छा, एक कॉलम में दे दिया तो तीनों रो डिफरेंशिएट करेंगे। नो सर, एक कॉलम पहले, एक कॉलम, तीसरा। तो कॉलम एक दूसरा अगर फिर कॉलम डिफरेंशिएशन बोलता है कि देखो कॉलम को तुम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तुमको डिफरेंशिएट करना है तो रो को डिफरेंशिएट करो। क्वेश्चन ये कहता है, ठीक है, प्रोसेस ये कहता है। अगर यहाँ लिखा हुआ है x - 1, यहाँ लिखा है 2x + 3, यहाँ पे लिखा है 7x - 1, और इस प्लेस पे लिखा है 2 0 1 1 1 -1। बोला इसको डिफरेंशिएट करके दो बाबू, क्या हो? बोलिए कितनी बार डिफरेंशिएट कीजिएगा? एक बार कि 3 बार? 2 बार सर, नहीं 3 एक बार कर देंगे सर, 3 बार सर 3 3 बार हाँ। In Yes, case sir, of property मत भूलिए, in case of determinant, if rows changes to column, ठीक है, rows changes to column, no effect on value of determinant, no effect on value of determinant। समझे क्या? Yes. इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो क्वेश्चन दिया है ना, इसको थोड़ा अरेंज कर लीजिए। x - 1 2x + 3 के साथ 7x - 1 फर्स्ट रो, 2 0 1 सेकेंड रो, 1 1 -1 थर्ड रो, थर्ड रो, ठीक है। अब जाके इसको हम लोग एक्सपैंड करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, जो करना है करेंगे। फर्स्ट रो डिफरेंशिएटेड 1 2 7, सेकेंड रो में कोई जरूरत नहीं है डिफरेंशिएशन करने का, क्योंकि वेरिएबल नहीं है, इसलिए जरूरत नहीं है ना कि आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो वो 0 0 0 देगा। तो बाद में जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा इस तरीके से, तो ये 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, तो लिख के फायदा क्या है? उन सबको इग्नोर करें, ठीक है। यही बात अभी बोलना चाह रहे थे, ठीक है। चलिए देखिए, तो ये अब सॉल्व करके कितना मिलेगा? 1 टाइम 0 - 1 -2 टाइम -2 -1 6, फिर 7 टाइम 2 7 × 2 - 0 14। तो ये कितना आ गया अपने पास? 19। -19 सर। हेलो, हाँ टाइम लगता है। डेल्टा डैश x दैट इज इक्वल्स टू फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन cos x और 1/x, फिर उसके बाद e का e रह गया, ये 1/x रह गया, प्लस फर्स्ट रो एज इट इज sin x log x
और सेकेंड रो का डिफरेंशिएशन रह जाएगा। e का 0 और 1/x का -1/x², पता है? यस सर हाँ। अब क्या करना है, डेल्टा डैश 1 निकालना है, डेल्टा डैश 1 निकालना है। पुट करते चलिए, cos 1 रेडियन इट इज अप्रोक्सीमेटली cos 57 डिग्री, cos 57 डिग्री। 1 रेडियन किसके बराबर होता है? लगभग 57 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको 1 रेडियन ही छोड़ दीजिए, कोई सॉल्व करके आपको नहीं लिखना है, 1 रेडियन छोड़ दीजिए। ये 1 आ गया, ये e हो गया, ये 1 आ गया, प्लस साइन 1 रेडियन छोड़ दीजिए, log 1 0 होता है, ये 0 और ये -1। अब तो आप सॉल्व कर सकते हैं, इतना भी भारी मुश्किल है नहीं। तो क्या लिख सकते हैं, cos 1 रेडियन माइनस e और प्लस माइनस साइन 1 रेडियन और 0, तो यहाँ प्लस को हटाते हैं, माइनस साइन 1 रेडियन, बस ये आ जाएगा। पता है क्वेश्चन पूछने वाला और क्या पूछ देगा, फाइंड। एडिशनल बात बता रहे हैं क्योंकि आपसे अभी एक कॉन्सेप्ट पे मेरा डिस्कशन हो रहा है, इसलिए हम केवल उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करवाना चाहते हैं। पूछने वाला तो कुछ भी पूछ देगा। पूछने वाला बोला फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा डैश 1। अब क्या कीजिएगा, फिर एक और बार डिफरेंशिएट कर देंगे। अब फिर उसके बाद अगर नेगेटिव आया तो मैक्सिमम, ऐसे ही कुछ होता था सर। तो फिजिक्स में होता है। जानते हैं कहां चले जाइएगा लविश, उसको बोलते हैं पैर पे कुल्हाड़ी मारना। मैक्सिमा मिनिमा का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो एल्जेब्रिक के लिए सुटेबल है, ट्रिग्नोमेट्रिकल के लिए सुटेबल नहीं। ठीक है, तो उस समय आपको क्या करना चाहिए पता है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट लगाना चाहिए। cos का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो वही पुट करके कर देंगे। नहीं काशिफ, गलती। ठीक है, इसीलिए बोलते सुबह का क्लास कीजिए, सुबह पढ़िएगा तो कुछ समझ में आएगा ना। जो सोया सो खोया वाली बात है। cos 1 माइनस साइन 1 का मैक्सिमम वैल्यू होता है। आप लोग को क्या ये याद है कि a sin x प्लस b cos x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अंडर रूट होता है ना, तो यहाँ से आएगा √2 और उसमें माइनस e कर दीजिए। इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा डैश 1। और मिनिमम दिया तो मिनिमम -√2 माइनस e -√2 और माइनस e, ये हो जाएगा अपने पास। समझे? यही सोच रहे थे सर, लेकिन ऐसा कुछ भी आगे ले जाके स्टेप को बढ़ा सकता है, कोई गारंटी नहीं है क्या करेगा। हम आपको क्या बोले, देखिए जब पढ़ाया जाता है तो एक ही कॉन्सेप्ट नहीं एक बार पढ़ाएगा आदमी, 75 कॉन्सेप्ट एक साथ कैसे पढ़ाएगा। मगर क्वेश्चन जब रहता है तो वो मल्टीपल कॉन्सेप्ट पे रहता है, ये बार बार बोलते हैं और आप देख भी चुके होंगे। जब आप पास्ट ईयर क्वेश्चन देखते हैं या डीपीपी का क्वेश्चन देखते हैं या मॉड्यूल का क्वेश्चन देखते हैं या कॉम्पिटिटिव लेवल कोई भी बुक का क्वेश्चन देखते हैं, सिंगल कॉन्सेप्ट पे बहुत कम क्वेश्चन रहता है। वो केवल इसलिए रहता है क्योंकि वो कॉन्सेप्ट एप्लीकेटर होता है, जिसमें कि आप कॉन्सेप्ट को समझ सके कि कैसे अप्लाई करते हैं। अब इसके ऊपर में हम आपको जब तक डिफरेंशिएशन दिए थे तब तक हम आपको एक कॉन्सेप्ट पे लेके चल रहे थे, जहां मैक्सिमम मिनिमम पूछ दिए, मेरा कॉन्सेप्ट 2 हो गया, तो दोनों लगाना पड़ेगा। तो ये सब चीज होता है जो क्वेश्चन को आगे बढ़ाता है और उसके लेवल को ऊपर कर देता है। ठीक है, तो ये अपने पास एक डिफरेंशिएशन का पार्ट था। चाहते हैं एक और क्वेश्चन कर ही ले? ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन इसी के बेसिस पे। हाँ, क्वेश्चन अपने पास ये है कि इफ y इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट दिया है और लिखा है sin x, फिर उसके बाद है cos x, फिर है sin x, cos x sin x, इसके साथ में cos x माइनस sin x cos x, cos x माइनस sin x cos x। देखिए स्टूडेंट लोग एक्सक्यूज क्या देता है, सर बारिश हो रहा है तो घर जाए, 11th क्लास है। देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड dy by dx, और हम इसमें जोड़ देते हैं एट 30 डिग्री। ध्यान रखिएगा डिग्री लिखे हैं, एट 30 डिग्री, कौन, x इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। चलिए बनाइए तो फटाफट। लगता है हम डिग्री लिख के थोड़ा सा गलती कर रहे हैं। π/6 रेडियन, कारण है कि एक x बच जाएगा ना, तो डिग्री लेके क्या करेंगे, फिर सॉल्व नहीं होगा क्योंकि डिग्री जो है रियल नंबर है नहीं, इसलिए हम रेडियन में एक्सप्रेस कर दिए। सॉल्व कीजिए सबको ही फटाफट। थोड़ा सा हो गया था,
देखिए जब हम लोग dy by dx निकालेंगे, जब हम लोग dy by dx निकालेंगे तो उस समय अपने पास सबसे पहले फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन इज cos x माइनस sin x, फिर उसके बाद cos x। इस सर। क्या सर -1/2 आ रहा है सर। -1/2 आ रहा। और किसी का आंसर? सबसे पहला चीज देखिए, हम सॉल्व करते चलेंगे और हम लिखते चलेंगे। हमको क्या दिखाना है कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आया। क्या बोल रहे हैं, सही बोले? यस सर। ठीक। Yes, अब sir. सेकंड पे चलते हैं जहां पे हम सेकंड रो का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो फर्स्ट रो मेरे पास जैसे है वैसे ही छोड़ देंगे। फर्स्ट रो मेरे पास जैसे है वैसे ही छोड़ देंगे। इट इज sin x cos x और sin x। और फिर उसके बाद सेकंड रो में cos x का माइनस sin x का माइनस cos x और cos x का माइनस sin x। क्या बोलते हैं यहाँ पे, ये दोनों फिर से आपको सेम सेम दिख रहा है। इसका भी वैल्यू 0, नहीं समझे? Yes, sir. हाँ, same. यस सर। सेम है Yes, माइनस sir. 0. थर्ड वाले पे आइए। थर्ड वाले में लगता है कुछ दम है। थर्ड वाले का 0। sin x cos x और एक क्या है, sin x है। फर्स्ट वैसे ही रह गया। दूसरा था अपने पास cos x माइनस Cos x minus sin और x cos x और वैसे ही रह गया। तीसरा x का 1, 1 का 0, 1 का 0, 1 0 0। 1 0 0. ठीक है। इसके लिए सॉल्व करेंगे तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, थर्ड का क्या आएगा, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। क्या फर्क पड़ता है, आंसर 1 होगा। Yes, sir. Yes, sir. हाँ. ठीक है। यस सर, 1 ही है सर। तो अब यहाँ पे एंगल वैंगल से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एंगल कुछ भी रहे, हम लोग का आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है। 1. दिक्कत किसी को? 1 नो सर। ठीक है। ये था अपने पास डिफरेंशिएशन। अब इंटीग्रेशन आज नहीं करेंगे, अगले क्लास में करेंगे। अगले क्लास में इसको खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है। इंटीग्रेशन हो जाएगा, समेशन हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा और उसके साथ में ऑगमेंटेड, रैंक वैंक सब देख लेंगे। अगले क्लास में सब खत्म कर लेंगे हम लोग। ठीक है। तो बाकी फिर है ना नेक्स्ट क्लास